हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू वांगशी इमोशन। तो आज हम हमारी कहानी का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। युद्ध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सभी ने इस युद्ध में कुछ ना कुछ गंवा दिया था, पर अभी भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ था। न्यू मिंगजू अपनी पूरी ताकत से अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध कर रहे थे। उनके साथ मैंग्याओ भी थे और वो भी अपनी पूरी हिम्मत से युद्ध कर रहे थे। लैन ई और बाओसन सेरेन अपनी पूरी ताकत से वैन रोहान से लड़ रही थी, पर वो उससे इन आयरन को बाहर नहीं निकलवा पा रही थी। फिर बाओसन सेरेन ने एक तरकीब लगाई और वैन रोहान के सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया, जिससे वैन रोहान को लगा कि उसकी सारी क्रॉप्स की सेना उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए उसने इन आयरन को बाहर निकाला। जैसे ही लैनी और बाओसन सेरेन ने यह देखा कि वैन रोहान ने इन आयरन को बाहर निकाला है, बाओसन सेरेन ने एक पल भी बर्बाद किए बिना उससे इन आयरन को ले लिया। और क्योंकि वैन रोहान ये देखकर घबराया हुआ था कि उसकी सेना उसे कंट्रोल के बाहर जा रही है, उसका ध्यान इस चीज़ पर गया ही नहीं कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही बाओसन सेरेन ने उससे इन आयरन ले लिया, लैनी ने उसे अपनी तलवार से स्टैप कर दिया और वैन रोहान की वहीं डेथ हो गई। वैन रोहान की डेथ के बाद उसकी सारी क्रॉप्स की सेना धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि वैन रोहान ने इन क्रॉप्स को बनाने में इन आयरन के साथ अपनी आत्मिक शक्ति यानी गोल्डन कोर का भी यूज़ किया था। तो इसीलिए जैसे ही वैन रोहान की डेथ हुई, उसकी सारी क्रॉप्स भी वैनिश हो गई और बाकी के वैन सैनिक वहाँ से भाग गए। अब युद्ध भी थम गया, हर तरफ शांति हो गई और अब सभी उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ लैन ई और बाओसन सेरेन खड़ी थी और पास ही वैन रोहान की डेड बॉडी थी। सभी वहीं खड़े थे, कोई कुछ कहने की हालत में नहीं था। सभी ने अपने किसी न किसी कीमती को खोया था। लैनी ने अपने सबसे होनहार शिष्य को खोया, तो कुरन ने अपने भाई और सिस्टर इन लॉ को, बाओसन सेरेन ने अपनी बेटी और सन इन लॉ को खोया, तो जियांग ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को। न्यू मिंगजू ने भी बहुत सारे बहादुर सैनिकों को इस युद्ध में अब गंवा दिया। बहुत ही दुख का माहौल था, पर फिर भी अब सभी की तरफ देखते हुए बाओसन सेरेन ने कहा, आज इस युद्ध में हम सभी ने किसी न किसी को खोया है, पर आखिर हमने वैन रोहान को मारकर हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया और यही हमारे इस बलिदान का मकसद था। हमने जिन्हें भी गंवाया है वो सभी आज ये सोचकर खुश होंगे कि उनका सेक्रीफाइस बेकार नहीं गया और हम ये युद्ध जीत गए। अब बस एक और काम बाकी रह गया है, हमें इन आयरन को नष्ट करना है। ये कहकर वो और लैनी सभी को लेकर ठंडी गुफा की ओर चले गए। वैसे तो ठंडी गुफा में सिर्फ लैनी क्लैन के लोग ही आ सकते हैं, पर आज उन्हें इन सबकी ज़रूरत। इस समय जियांग, मैडम यू, न्यू मिंगजू, मैंग्याओ और कुरन ठंडी गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पहुँचकर बाओसन सेरेन और लैनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नोट किया। फिर लैनी और बाओसन सेरेन सबकी तरफ मुड़ गए और फिर लैनी ने कहा, हमने आप सभी को बताया था कि आप सभी को अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अब हम इन आयरन के टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं और आप सभी को आप लोगों की शक्तियाँ महागुरु बाओसन सेरेन और मुझे ट्रांसफ़र करनी है और हम इसे इन आयरन को नष्ट करने में यूज़ करेंगे। ये कहकर वो दोनों मुड़ गए और उन्होंने अपने पास रखे इन आयरन के टुकड़ों को बाहर निकाला। बाहर आते ही वो टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर धीरे धीरे एक होने लगे। ये देखते ही लैन ई और बाओसन सेरेन ने अपनी शक्तियों से इसे काबू में करना शुरू किया और सभी से कहा कि वो भी अपनी आत्मिक शक्तियों को उनके शरीर में ट्रांसफ़र करें। कुछ समय तक पावर ट्रांसफ़र करने के बाद सभी ने देखा कि इन आयरन नष्ट नहीं हो रहा, बल्कि उसके चारों तरफ एक कवच बनता जा रहा है और लैन ई और बाओसन सेरेन का शरीर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। ये देखकर सभी घबरा गए और कुरन ने अब पावर ट्रांसफ़र करते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, महारानी लैन, ये आप लोग क्या कर रहे हैं और ये आप लोगों को क्या हो रहा है? अब सभी ने पावर ट्रांसफ़र रोक दिया और सभी ने लैन ई और बाओसन सेरेन की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक से देखा। अब लैन ई और बाओसन सेरेन मुड़े और वो लोग पीछे की तरफ इन आयरन के पास जाने लगे। पीछे जाते हुए लैन ई ने कहा, अभी इन आयरन को नष्ट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अभी हम दोनों को अपना शरीर छोड़कर अपनी पूरी शक्ति से इसे यहीं काबू में रखना होगा। अभी आप लोग निश्चिंत रहिए, इन आयरन आने वाले कई सालों तक कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, पर कभी न कभी ये दोबारा जागृत ज़रूर होगा। हमने अभी ही इसका रास्ता निकाल लिया है, वक्त आने पर आप सभी को पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। और फिर उन्होंने कुरैन से कहा, लैन कुरैन, तुम्हें सारे क्लैन का ख्याल रखना है, ध्यान रहे तुम्हें अपना काम पूरी निष्ठा से करना है। ये सुनकर कुरैन की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर गई और उन्होंने कहा, महारानी, आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं। ये सुनकर महारानी लैन ने कहा, लैन कुरैन, मैंने तुम्हें कमज़ोर बनना नहीं सिखाया, तुम्हें मजबूत बनना होगा और क्लैन और बच्चों का भी ख्याल रखना होगा।
मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि तुम अपना काम अच्छी तरह करोगे। ये सुनकर कुरैन ने मजबूती से कहा, जी महारानी। और फिर धीरे धीरे वो दोनों उस कवच में समा गईं जिसे उन्होंने अभी अभी बनाया था। ये सब खत्म होने के बाद सभी को बहुत समय लगा सब कुछ फिर से पहले जैसे करने में। अभी वीइंग लायन क्लैन में ही था। कुरैन को तीनों बच्चों को संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो वांगजी और सिचन को समझा नहीं पा रहा था कि उनके माता पिता कहाँ हैं। सिचन और वांगजी में सिर्फ 2 साल का ही फ़र्क है, पर फिर भी सिचन कुरैन को उतना परेशान नहीं कर रहा था। पर वो 3 साल का बच्चा वांगजी बार बार अपनी माँ बाबा के घर के सामने जाकर घुटनों पर बैठ जाता था और कहता रहता था, माँ बाहर आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ माँ बाहर आ जाओ। और कुरैन उसे हर बार वहाँ से लेकर आता और बहुत मुश्किल से उसे सुलाता। युद्ध के 4 महीने बाद एक और कॉन्फ्रेंस लैन क्लैन में अरेंज की गई। इसमें भी सभी क्लैन के क्लैन लीडर्स आए हुए थे। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए अरेंज की गई थी क्योंकि सभी ये जानना चाहते थे कि महारानी लैन आखिर अपने अंतिम समय में क्या कह रही थी। अब कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी क्लैन लीडर्स पहुंच चुके थे। सब कुछ वैसा ही था, बस आज थ्रोन पर लैन ई की जगह लैन कुरैन बैठे थे और सभा में कुछ लोग कम थे। पर अब इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं था। सभा शुरू हुई। सबसे पहले जिन गुआंगशान ने कहा, क्लैन लीडर लैन और सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को युद्ध में जीतने की बधाई। मैं सभी से युद्ध में उपस्थित न होने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर उस समय मेरी दशा ऐसी नहीं थी कि मैं युद्ध में शामिल हो पाता। कृपया मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मैं आशा करता हूँ कि मेरी सेना ने आप सभी का अच्छी तरह साथ दिया होगा। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, जी क्लैन लीडर जिन, हम आपकी बात समझते हैं और हाँ, आपकी सेना ने हमारी बहुत मदद की। ये सुनकर जिन गुआंगशान ने एक नोट किया और वो अपनी जगह में जाकर बैठ गया। अब न्यू मिंगजू ने कहा, क्लैन लीडर लैन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि महारानी लैन ने किस रास्ते के बारे में जिक्र किया था? हम सभी ये जानना चाहते हैं। इस पर लैन कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सभी इस बारे में जानना चाहते हैं, पर अभी मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। युद्ध के बाद मुझे केवल महारानी लैन का एक लेटर मिला जो शायद वो मेरे भाई क्विंग जुन के लिए छोड़कर गई थी। पर फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, उस लेटर में लिखा था कि आज से 20 साल बाद हम सबको पता चल जाएगा कि वो कौन सा रास्ता है और तब तक वो दोनों इन आयरन को एक्टिव होने से रोकेंगी। ये सुनकर सभी ने नोट के साथ हामी भरी। फिर जियांग फेंगमैन ने कहा, इस सब के अलावा एक और ज़रूरी मुद्दा है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस पर कुरैन ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं क्लैन लीडर जियांग? इस पर फेंगमैन ने कहा, वैन रोहान के बेटे वैन शू और वैन चाओ, साथ ही उनका वो वफादार वैन जूलियो, क्या आप सभी इन्हें भूल गए हैं? हमने उन्हें ढूंढने की इतनी कोशिश की है पर वो हमें नहीं मिले। आपको क्या लगता है उन लोगों को छोड़ देना सही होगा? इस पर न्यू मिंगजे ने कहा, आप सही कह रहे हैं क्लैन लीडर जियांग। अभी हमने जिन्हें पकड़ा है वो सभी वैद्य हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। उनके पास तो गोल्डन कोर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता वो लोग हमारे लिए कोई खतरा हैं, पर वैन शू, वैन चाओ और वो वैन जूलियो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। इस पर जिन गुआंगशान ने कहा, क्लैन लीडर नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है? आप कह रहे हैं उनके पास गोल्डन कोर नहीं है, पर वो बच्चे तो अभी भी अपनी कोर डेवलप कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में उन्होंने भी हम पर हमला करने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब लैन कुरैन ने बात को संभालते हुए कहा, आप सभी का कहना सही है। हमें वैन शू, वैन चाओ और वैन जूलियो को पकड़ना होगा, क्योंकि भले ही वैन शू और वैन चाओ छोटे बच्चे हैं, पर हम सब ने उनके गलत कामों के बारे में सुन रखा है। जब वो इतने बचपन में ही किसी की जान लेने से पहले नहीं सोचते तो बड़े होने के बाद उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। और रही बात बाकी वैन्स की, तो मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि वो लोग इनोसेंट हैं और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि वो लोग फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उन सबसे बात की है। वो लोग सिर्फ मामूली से हीलर हैं जिन्हें दवाइयों का अच्छा खासा ज्ञान है, और मेरी राय है कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए जहाँ वो अभी तक रह रहे थे। और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग जब तक चाहें तब तक उन पर नज़र रख सकते हैं। इस बात पर सभी क्लैन लीडर ने हामी भरी और डिसाइड हुआ कि वैन्स को वापस कुशान भेज दिया जाएगा और उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, और वैन शू, वैन चाओ और वैन जूलियो की तलाश जारी रहेगी। अब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। सभी कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर जा रहे थे। सभी के बाहर जाते ही जियांग फेंगमैन ने लैन कुरैन से कहा, क्लैन लीडर लैन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, जी, पर यहाँ पर बात करना सही नहीं होगा। चलिए मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ बैठकर बात करेंगे। फिर वो दोनों कुरैन के रूम की तरफ चले गए। लैन कुरैन के रूम में जियांग फेंगमियान और लैन कुरैन टी टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। लैन कुरैन ने उन दोनों के कप में टी सर्व की और बोले, कहिए फेंगमियान, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर फेंगमियान ने कहा, मैं वीइंग को लोटस पेयर वापस ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही लैन कुरैन ने शौक होते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? और आप वीइंग के बारे में कैसे जानते हैं? जियांग फेंगमियान ने समझाते हुए कहा, युद्ध से पहले मेरे पास वी चांगसे का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने मुझे उन सारी पावर्स के बारे में सब कुछ बता दिया था और कहा था कि उनके बाद मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीइंग को मुझे दे दें। इस बात पर उनका बहुत देर तक डिस्कशन चला। जैसे कुरैन ने कहा, क्या मैडम यू इसके लिए तैयार हैं? इस पर फेंगमियान बोले, वो तैयार हैं। उसे मैंने इस पावर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, पर वो वीइंग को अपने बच्चा मानकर पालने के लिए तैयार है। इतना सब डिस्कशन के बाद यही डिसाइड हुआ कि फेंगमियान ही वीइंग को बड़ा करेंगे। हालांकि लैन कुरैन नहीं चाहते थे कि वीइंग वहाँ से जाए, क्योंकि वीइंग चांगसी सरन की आखिरी निशानी थी। पर उन्होंने अभी के माहौल को देखते हुए यही सोचा कि वीइंग को जियांग क्लैन चले जाना ही सही होगा। ये डिसाइड हो जाने के बाद जब फेंगमियान रूम से बाहर जा रहे थे, तब कुरैन ने कहा, लोगों को इस पावर के बारे में ना बताने के लिए शुक्रिया। इस पर जियांग फेंगमियान ने मुड़कर कहा, मैं जानता हूँ इससे उन बच्चों का बचपन खराब हो जाता। इतनी छोटी उम्र से ही सारे क्लैंस की नज़रों में आ जाना उनके लिए सही नहीं है। इस बात को मैं भी समझता हूँ। इस पर उन दोनों ने नोट किया और फिर जियांग फेंगमियान मुड़कर वहाँ से चले गए। सभी क्लैंस के निकल जाने के बाद जियांग फेंगमियान वहाँ से निकले, क्योंकि वो वीइंग की आइडेंटिटी अभी किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। वो वीइंग को अपने बच्चे की तरह पालना चाहते थे। वो चाहते थे कि सबको यही लगे कि वीइंग एक रैंडम बच्चा है जिसे जियांग फेंगमियान ने अडॉप्ट किया है। अब इस बात को 15 साल बीत गए। इन सालों में सब कुछ बहुत ही नॉर्मल रहा। सभी क्लैन जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। जियांग क्लैन में मैडम यू ने वीइंग को बहुत प्यार से बड़ा किया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। पर न जाने कैसे उसे 2 साल पहले पता चल गया कि वो उनका बच्चा नहीं है। इस पर वो बहुत रोया। उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया, पर फिर भी मैडम यू ने उसे अपनी गोद में बैठाया और उससे कहा कि उसे किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसे भले ही किसी ने भी जन्म दिया हो, पर वो उसका बच्चा है। ये सुनकर वीइंग मैडम यू को गले लगाकर बहुत देर तक रोया। इन सालों में वो कभी भी लैन क्लैन नहीं गए। कुरैन ने भी वांगजी और सिचन को एक अच्छा योद्धा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर शायद क्लैन के कामों में उन दोनों को वो प्यार नहीं दे पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन सालों में जियांग और लैन दोनों ही क्लैन के लोग वांगजी और वीइंग में कुछ अलग सी शक्तियों को फील तो करते थे, पर कुरैन और फेंगमियान सभी का ध्यान उन पर से हटा दिया करते थे। वो दोनों ही उन बच्चों की हर तरह से मदद कर रहे थे। वो दोनों उन्हें मेडिटेशन करने और अपनी गोल्डन कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत प्रेशर डालते थे, जितना वो और किसी पर नहीं डालते थे। इन सालों में भले ही कोई जियांगचैंग से लैन क्लैन या लैन क्लैन से जियांग क्लैन गया हो या नहीं, पर फेंगमियान और कुरैन एक दूसरे को लेटर लिखकर बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहते थे। इस तरफ सभी क्लैन अभी भी वैन क्लैन पर नज़र रख रहे थे, पर उन्हें अभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे वो उन पर शक कर सकें या उन्हें दोषी ठहरा सकें। साथ ही साथ अभी भी वैन शू, वैन चाओ और वैन जूलियो की तलाश भी जारी थी। अब वो समय आ गया जब सारे क्लैन्स के डिसिपल को लैन क्लैन में शिक्षा के लिए भेजना था। जियांग क्लैन में दोनों राजकुमार और राजकुमारी के साथ उनकी उम्र के और भी सभी डिसिपल लैन क्लैन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सभी की तैयारी हो जाने के बाद वे सभी ग्राउंड में लाइन से खड़े थे। वहाँ मैडम लैन आई और उन्होंने सभी से कहा, आप सभी आज लैन क्लैन में शिक्षा लेने जा रहे हैं। वहाँ के नियम बहुत कठोर हैं और उन नियमों को उल्लंघन करने की सज़ा भी उतनी ही कठोर है। ध्यान रहे किसी और क्लैन के सामने हमारे क्लैन की बदनामी नहीं होनी चाहिए। इस पर सभी ने ज़ोर से कहा, जी महारानी, हम ध्यान रखेंगे। फिर मैडम यू ने आगे कहा, वो क्लैन हमारे क्लैन की तरह नहीं है। वहाँ पर कोई भी यंगमंग जैसी मस्ती नहीं करेगा। और फिर उन्होंने वीइंग को देखते हुए कहा, खास करके तुम वीइंग, अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो ध्यान रखना तुम्हारी पीठ होगी और मेरी जीडियन। ये सुनकर वीइंग ने घबराकर कहा, नहीं माँ, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा, और आप तो मेरी अच्छी माँ हो ना, आप मुझे थोड़ी ना मार सकती हो।
ये कहकर उसने मैडम यू को एक नर्वस स्माइल दिखाई। इस पर मैडम यू ने अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहा, मैं मार सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद जियांग चैंग ने विंग को टीज करते हुए कहा, लगता है तुम लैंड क्लैन से वापस आते तक जिंदा नहीं रहोगे। इस पर विंग ने एक रोती सी शक्ल बनाकर यानली से कहा, सिजिए देखिए ना आचिंग क्या कह रहा है। इसे सुनकर यानली ने विंग का गाल सहलाते हुए जियांग चैंग से कहा, आचिंग तुम क्यों मेरे आशियन को परेशान कर रहे हो? चलो अब हम यही बातें करते रहेंगे तो हमें देर हो जाएगी। ये सुनकर विंग और जियांग चैंग ने एक दूसरे की तरफ एक चढ़ाता हुआ चेहरा बनाकर देखा और फिर वो लोग लैंड क्लैन के लिए निकल गए। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। कल हम देखेंगे कैसे सभी क्लैन लैंड क्लैन पहुंचते हैं और विंग कैसे अपनी मस्ती शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, कमेंट व्हाट यू लाइक और डिसलाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।